नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुगलिया डायनेस्टी की इस बेहतरीन सीरीज के पार्ट 1 में। आज हम देखेंगे किस तरह से बाबर का आगमन होता है भारत में और किस प्रकार से लोधी राजवंश को प्रतिस्थापित करके एक बृहद साम्राज्य की नींव डाली जाती है भारत में, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो मुगलों के बारे में हम शुरू करें उसके पहले में हमारी बेसिक नेसेसिटी है कि हम मंगोलों के बारे में जानें। जी हाँ, ये वही मंगोल हैं जिनका भारत भूमि पर आक्रमण करने का एक लंबा इतिहास रहा है, प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक, चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी के समय का आक्रमण हो या अन्य शासकों के समय। ये वही मंगोल हैं जिन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में अपना स्वर्णिम इतिहास लिखा है। 14वीं शताब्दी के अंत में पतन होना शुरू होता है मंगोलों का पतन होना शुरू होता है, क्योंकि जब शासक कमज़ोर होगा तो किसी भी साम्राज्य में टूट फूट होगी और टूट फूट होने के कारण पतन होना तय है। जब पतन होना शुरू हुआ तो उस साम्राज्य को समेकित करने का काम किया तैमूर ने। जी हाँ, वही तैमूर जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने अपना शासन तुरान और ईरान दोनों जगहों पर बनाया और एक विस्तृत क्षेत्र को उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तैमूर का शासन कितना बड़ा था, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि तैमूर का शासन वोल्गा नदी से लेकर सिंधु नदी की घाटी तक फैला हुआ था। लेकिन हर एक शासक का जिस तरह अंत होता है, उसी तरह 1404 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है तैमूर की, और तैमूर की डेथ के बाद सत्ता आ जाती है उसके पोते शाहरुख के पास। शाहरुख एक आलिम दर्जे का शासक हुआ। शाहरुख के समय वहाँ उसके साम्राज्य में संस्कृति और कला के क्षेत्र में उन्नति हुई, उत्कर्ष का समय देखा गया। उसने मुख्यतः समरकंद और हेरात के क्षेत्र में संस्कृत और संबंधित कार्य किए कला के। तैमूर के बाद उसके परिवर्ती शासक आए, उसके शाहरुख के बाद उसके परिवर्ती शासक आए और उनमें टूट फूट होने के कारण उनका इस्लाम की दुनिया में सम्मान घटने लगा। इसी समय उज़्बेकों का नॉर्थ से ट्रांसऑक्सियाना में कदम बढ़ाया। ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र जो था, वहाँ से उज़्बेक इधर आने लगे जब उन्होंने तैमूर के साम्राज्य में टूट फूट देखी। ट्रांसऑक्सियाना के क्षेत्र से ये नीचे आना शुरू हुए और इसी समय पश्चिम में भी एक वंश का उदय हुआ जिसको सफवी वंश के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ये शिया मुस्लिम्स थे और ये शिया लोग जो थे स्वयं को पैगंबर का वंशज मानते थे, और इसी वजह से इन्होंने एक अंपायर क्रिएट की जो प्रीस्ट वाली विचारधारा पे चलती थी। टोटल अंपायर ही बहुत ही डिसेंट अंपायर थी और इनका विवाद हुआ उज़्बेकों के साथ। रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों विवाद हुआ? विवाद होने का कारण ये था कि ये लोग शिया थे और उज़्बेक जो थे, तात्कालिक उज़्बेक जो थे, वो सुन्नी थे। तो ये शिया और सुन्नी का झगड़ा आज का झगड़ा नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा झगड़ा है। दोनों में झगड़ा हुआ और मनमुटाव बने रहे, संघर्ष उभरने लगे। ईरान के पश्चिम में भी एक अंपायर राइज कर रही थी। ईरान के पश्चिम में जो अंपायर राइज कर रही थी उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया साम्राज्य अनातोलिया वाले पठार के हिस्से में, जिसे हम देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये ऑटोमन एम्पायर का भाग है। अब मिडिल ईस्ट की धरती पर, मिडिल ईस्ट के पूरे एक विस्तृत भूभाग पर 3 शक्तियाँ अपने फुल पोटेंशियल के साथ राइज कर चुकी हैं: ऑटोमन एम्पायर, उज़्बेक और सफवी या ईरानी। मगर इसी समय एक अतुलित कौशल वाले शख्स का उदय होता है फरगना में। जी हाँ, फरगना में उदय होता है बाबर का। बाबर उत्तराधिकारी बनता है फरगना का। ये फरगना ट्रांसऑक्सियाना का ही क्षेत्र होता है और बाबर अभी बालक ही होता है जब उसका उदय होता है। जिस समय बाबर का उदय होता है उसी समय तैमूर के वंशज आपस में छोटे छोटे भूभाग के लिए लड़ रहे थे। बाबर ने ये चीज़ें देखी और उसको एक सुनहरा अवसर लगा तैमूर के साम्राज्य को अपने अधिकार में करने का। लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती उस समय यह थी कि वह अपने चाचा को हराकर समरकंद हासिल कर सकता, क्योंकि समरकंद में शासन था उसके चाचा का और ये जो था फरगना के पास था, तो इसको जाना था बाबर 2 बार आक्रमण करता है शकरकंद पर 2 बार आक्रमण करता है। लेकिन बाबर का दोनों बार युद्ध जीतने के बाद भी उसको समरकंद को छोड़ना पड़ता है। फिर उसके चाचा
उसके बिल्कुल विरोधी हो जाते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए, बाबर को हटाने के लिए वहाँ से वो संपर्क करते हैं शैबानी खान से, जो उस समय पर सुप्रीम कमांडर होता है उज्बेकों का। उज्बेकों को लड़ने की आदत थी और उनको युद्ध करना इतना पसंद था कि वो दूसरे के भी मुद्दे में आकर अपनी टांग अड़ाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। शैबानी खान आता है, वो बाबर को हरा देता है। बाबर को हराने के बाद शैबानी खान का कद बढ़ जाता है। जब शैबानी खान का कद बढ़ता है तो उनके चाचा को भी हरा देता है। बाबर अब मजबूरी में काबुल की ओर कूच कर जाता है। काबुल की ओर उसका कूच करना एक उसकी हार समझिए या उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझिए कि वह भारत के पश्चिमोत्तर भाग को बहुत करीब से देखने को पाता है। 1504 में काबुल पर उसका अधिकार हो जाता है। 1504 में अब इसके बाद बाबर को 14 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है उज्बेकों को हराकर अपनी मातृभूमि पाने के लिए। इसके लिए वह एक बार फिर से अपने चाचा की ओर रुख करता है, जो उस समय हेरात पर शासन कर रहे होते हैं। तो उनके चाचा स्वयं को संकट में पाकर बाबर की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत होता है कि अगर बाबर ने शैबानी खान को हराया तो उसके बाद वो अपने चाचा को हराकर पूरे साम्राज्य पर खुद से कब्जा कर लेगा। चाचा ने मदद नहीं की और इस समय शैबानी खान बहुत नज़दीकी से ये पूरा वाकया देख रहा था कि एक षड्यंत्र का निर्माण हो रहा है उसके विरुद्ध में, और उसने देर ना करते हुए हेरात पर भी अधिकार कर लिया, उसके चाचा को भी हरा दिया। अब सफवी जो हेरात के आसपास का साम्राज्य था, उनकी डायरेक्ट चुनौती हो गई। समरकंद वाला हिस्सा जब शैबानी खान के पास आया तो सफवी और उज्बेक एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और जिस क्षेत्र में इनकी लड़ाई होना शुरू हुई वो था खुरासान। वो खुरासान का एरिया था जहाँ पर पूरा युद्ध इनके बीच में संघर्ष का निर्माण होना शुरू हो गया। 1510 में ईरान के शाह इस्माइल, जो कि एक कमांडर था, शाह इस्माइल ने शैबानी खान को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी सफवियों के लिए कि उन्होंने हरा दिया एक ऐसा शासक शैबानी खान जो अपना ध्वज लेकर चला था ट्रांसआक्सियाना से, और वह अभिजित रहा था। और इसके साथ ही बाबर की आशाएं फिर से जाग जाती हैं और बाबर आता है, समरकंद की ओर कूच करता है, ईरानी सेना को अपने साथ लेता है। लेकिन अब उसको वो दर्जा नहीं मिल पाता है ईरान में जो पहले उसका रहता है, क्योंकि उसको वहाँ के लोग एज अ सैनिक कमांडर ही ट्रीट करते हैं। और इसके बाद ही होता ये है कि उज्बेक तब तक अपनी परिस्थितियों से उभर के आ जाते हैं और उज्बेकों ने बाबर को टारगेट किया, बाबर को हरा दिया, और उधर ऑटोमन एम्पायर अपने सबसे पीक स्ट्रेंथिंग पे पहुंच गया था और उसने शाह इस्माइल को हरा दिया। यानी कि ऑटोमन ने हरा दिया ईरानियों को और इधर उज्बेकों ने हरा दिया बाबर को। तो बाबर को जो है फिर से भारत की ओर का रुख करना पड़ता है, और इसी के साथ अब उज्बेक जो थे उनका पूरा का पूरा कब्जा ट्रांसआक्सियाना पर हो गया और बाबर भारत की ओर